एक समुद्री जहाज में इस वक्त 4 लोग शामिल थे। एक 25 साल की 2 लड़कियां, एक 27 साल का लड़का और एक मिडिल एज औरत जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल के आसपास होगी। मगर उसने खुद को इतनी अच्छी तरह मेंटेन किया हुआ था कि वह 30 साल की लग रही थी। उन 2 लड़कियों में से एक बुरी तरह से जख्मी थी, मगर उसके चेहरे पर दर्द का नामो निशान तक नहीं था। वह लड़की अपने सामने खड़े उन धोखेबाज लोगों को नफरत से देख रही थी, जिनके लिए उसने न जाने कितना कुछ किया था। उसने इतने खतरनाक काम भी किए थे कि उसकी जान जाते जाते बची और आज यही लोग उसे मौत के कगार पर छोड़ गए। वह जख्मी लड़की कोई और नहीं बल्कि कायनात मुखर्जी थी, जो पूरे अंडरवर्ल्ड और बिजनेस वर्ल्ड पर राज करती थी। लोग उसे बेरहम क्वीन बुलाते थे क्योंकि कायनात अपने दुश्मनों को इतनी बेरहमी से मारती थी कि मौत भी काम जाए। जो कायनात के साथ दूसरी लड़की थी वह थी शिवानी राठौर। जो लड़का था वह था कायनात का बचपन का दोस्त राजीव शुक्ला, और जो मिडिल एज औरत थी वह थी कायनात की सगी मासी भावना राठौर, जिसे कायनात ने अपने परिवार के गुजर जाने के बाद सहारा दिया और उसे अपनी माँ जितना प्यार और सम्मान दिया। कायनात वैसे तो बहुत बेरहम थी, मगर इन 3 लोगों के लिए वह कुछ भी करने को तैयार रहती थी। कायनात के लिए ये तीनों उसके परिवार जैसे थे। कायनात की वजह से शिवानी एक बहुत पॉपुलर हीरोइन थी और राजीव शुक्ला एक बड़ा बिजनेसमैन, बस कहने के लिए, वरना सारा काम तो कायनात ही करती थी, जिससे राजीव की कंपनी नंबर 2 पर आती थी। नंबर 1 पर कायनात की कंपनी, दूसरे स्थान पर रायचंद इंडस्ट्री और तीसरे स्थान पर रजावत इंडस्ट्री आती थी। कायनात को अपने जख्मों से ज्यादा अपने दिल में दर्द हो रहा था, मगर अब उसे इन लोगों से नफरत हो चुकी थी। वह नफरत और गुस्से से बोली, आखिर क्यों? तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? मैंने तो तुम्हें अपना परिवार माना और तुम लोगों ने क्या किया? मुझे ही मारना चाहते हो सिर्फ पैसों के लिए? अभी उसने इतना ही कहा था कि भावना राठौर उदास चेहरा बनाकर बोली, अरे मेरी बच्ची, ये तुम क्या बोल रही हो? हम भला ऐसा क्यों करेंगे? हम तो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, सच में, तुम्हारी कसम। फिर थोड़ी देर रुककर भावना ने कायनात को देखा और हंसते हुए बोली, वो क्या है ना कायू बेटा, अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, बस इसलिए हम तुम्हें दुनिया से आजाद करना चाहते हैं बेटा, ताकि तुम और हम आराम से रह सकें। देखो ना, हम तुम्हारे बारे में अभी भी कितना सोचते हैं। इतना कहकर वह मुस्कुराने लगी और फिर कुछ सोचते हुए बोली, ओहो, ये मैं क्या बातें लेकर बैठ गई। तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गई कि अब तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी और मेंशन शिवानी और राजीव ने अपने नाम कर लिए हैं, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद इतनी प्रॉपर्टी का क्या होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं। तो कैसी लगी मदद? हाँ बोलो। फिर उसने एक डेविल स्माइल की, मगर तभी वहां एक डेंजरस हंसी गूंजने लगी, जिससे उन तीनों के शरीर में कंपी दौड़ गई। वे डरकर कायनात की ओर देखने लगे। कायनात उन लोगों को डरते हुए देखकर एक क्रीपी स्माइल करती है और दिल दहला देने वाली आवाज में बोलती है, क्या कहा भावना राठौर, तुमने कि सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो गई है? हाँ। फिर वह जोर जोर से हंसने लगती है और अचानक गुस्से से चिल्लाती है, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे यानी बेरहम क्वीन को धोखा दोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? तुम्हें मैं इतनी बेवकूफ लगती हूँ कि तुम बेवकूफ चूजे मुझे बेवकूफ बनाओगे और मैं बन जाऊंगी? फिर वह तिरस्कार से मुस्कुराते हुए आगे बोली, तो मेरी प्यारी मासी, सारी प्रॉपर्टी और सब कुछ अभी भी मेरे पास है और अब तो तुम चाहकर भी मुझसे कुछ नहीं छीन सकते। तुम लोगों पर शक तो मुझे 1 महीने पहले ही हो गया था। फिर क्या, जब तुमने उस प्रोजेक्ट वाले पेपर के साथ प्रॉपर्टी वाले पेपर मिलाए तो मैंने वे पेपर बदलवा दिए, नकली प्रॉपर्टी पेपर पर तुमसे साइन करवा लिए। जब मुझे तुम पर शक हुआ तभी मैंने तुम पर नजर रखना शुरू कर दिया और तुम्हारी सारी काली करतूतें मेरे सामने आ गईं। वह उनकी तरफ खतरनाक नजरों से देखती है और बोलती है, और आज तुम नहीं बल्कि मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है कि तुम मुझे धोखा दे सको। जब उन लोगों ने कायनात की बातें सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे गुस्से में आगे बढ़े और चाकू से उस पर वार कर दिया। कायनात पहले से बहुत जख्मी थी क्योंकि उसकी राइवल कंपनी ने उस पर अटैक किया था और फिर इन लोगों ने उसे यहाँ लाकर पटक दिया था। इतने चाकू लगने के बाद भी कायनात के चेहरे पर दर्द की एक शिकन तक नहीं आई। वह अपनी गहरी ठंडी आवाज में बोली, तुम लोगों को मैंने अपना परिवार माना और तुम लोगों से मैंने बहुत प्यार किया, मगर अफसोस तुम लोग लालची और एहसान फरामोश निकले, तो तुम्हें इसके लिए इनाम तो मिलना चाहिए। जब उन लोगों ने कायनात की बात सुनी तो वे चौंक कर बोले, कैसा इनाम? कायनात हंसते हुए बोली, तुम लोगों के लालच के लिए एक ही इनाम है, मौत। राजीव हंसते हुए बोला, मानना पड़ेगा, तुम सच में क्वीन हो, क्योंकि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। ये कहावत तुम पर पूरी तरह फिट बैठती है। मगर कायू डार्लिंग, तुम तो मरने वाली हो और दूर दूर तक यहाँ कोई नहीं है जो तुम्हें बचा सके। कायनात बस हल्का सा मुस्कुराई और बोली, तुम्हें क्या लगा तुम लोग मुझे मार दोगे और मैं तुम लोगों को ऐसे ही छोड़ दूंगी? नो नो राजी, तुम सब भी मेरे साथ मरोगे। सो सरप्राइज। कायनात के इतना कहते ही वहां एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। चारों तरफ शांति फैल गई और वे चारों मौत की नींद सो गए। तो क्या यही अंत था कायनात का, या वो फिर से वापस आएगी? एक बड़े से हॉस्पिटल में एक करीब 17 साल की लड़की लेटी हुई थी। उसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी और वो करीब 1 महीने से कोमा में थी। डॉक्टर ने लड़की के बचने के चांस 0 बताए थे, मगर उसके दादाजी जो जाने माने रायचंद खानदान से थे, उनकी वजह से अभी भी डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे, मगर जल्दी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, जैसे कि उसके जीने की इच्छा मर चुकी हो। अभी लड़की के पास एक मिडिल एज नर्स बैठी हुई थी। तभी अचानक लड़की के हाथों की उंगलियों में हलचल होने लगी। जैसे ही नर्स ने ये देखा, वो डॉक्टर को बुलाने चली गई। इधर लड़की की सांसें बहुत तेज चल रही थी। थोड़ी देर में डॉक्टर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा लड़की को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उन्होंने बहुत कोशिश की, मगर फिर भी लड़की अच्छे से सांस नहीं ले पा रही थी। तभी अचानक लड़की की सांसें और तेज चलने लगी और उसकी सांसें थम गई। डॉक्टर डर से पीले पड़ गए और अपने भारी कदमों से दरवाजे की तरफ जाने लगे, मगर तभी जो लड़की मर चुकी थी उसने एक लंबी सांस ली और उसकी सांसें नॉर्मल हो गईं। जब डॉक्टर ने सांस की आवाज सुनी तो पीछे मुड़कर देखा, मगर जैसे ही उनकी नजर बेड पर सोई लड़की पर पड़ी तो वो सदमे में चले गए, क्योंकि जो लड़की अभी कुछ देर पहले मर गई थी वो फिर से जिंदा हो गई थी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो वापस आए और उस लड़की का चेकअप करने लगे, मगर चेकअप के बाद वो और भी हैरान रह गए, क्योंकि जो लड़की इतने दिन से कोमा में मरने के कगार पर थी वो लड़की अभी बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। थोड़ी देर बाद वो सब लोग वार्ड से बाहर चले गए और किसी को कॉल कर बोले, मिस्टर रायचंद, अब मिस रायचंद बिल्कुल ठीक है, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। इतना बोलकर वो अपने केबिन में चले गए।
इधर वार्ड में लड़की को धीरे धीरे होश आने लगा। जैसे ही उसे होश आया, उसको अचानक से बहुत रोशनी अपने आंखों पर महसूस हुई तो उसने आंखें बंद कर ली। फिर कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसे हॉस्पिटल का कमरा दिखा जो बहुत ज्यादा लग्जरियस था। उसे थोड़ा सा अलग फील हो रहा था और वो सोच रही थी कि वो तो ब्लास्ट में मर गई थी ना, तो फिर वो यहाँ कैसे पहुंची? क्या किसी ने उसे ब्लास्ट से बचा लिया था? मगर वहां तो दूर दूर तक कोई नहीं था। ये सब सोचते हुए वो वॉशरूम में चली गई और अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारकर जैसे ही उसने मिरर में खुद को देखा तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई। उसने अपने चेहरे को हर जगह छूना शुरू कर दिया और बोली, ये किसका चेहरा है? ये मैं तो नहीं हूँ। तभी उसकी नजर अपने शरीर पर गई तो वो और ज्यादा शॉक हो गई, क्योंकि जिस लड़की के शरीर में अभी वो थी वो 16 साल की बच्ची थी। तभी उसे अचानक कुछ याद आया और वो हैरानी के साथ बोली, मतलब मेरा रिबर्थ हुआ है, वो भी किसी और के शरीर में। कायनात अपने मन में बोली, मगर ये लड़की कौन है और इसके साथ क्या हुआ? अगर मैं इसके शरीर में हूँ तो ये लड़की कहाँ गई? तभी एक रोशनी प्रकट हुई जो इस लड़की जैसी ही दिख रही थी। कायनात उसे देखकर हैरान हुई, मगर उसने अपने चेहरे पर यह जाहिर नहीं होने दिया और उसे एक तक देखने लगी। तो वो लड़की हल्का सा मुस्कुराई और कायनात से बोली, कायनात, आप हमारे यानी अनाया रायचंद के शरीर में हैं और आज से शरीर आपका हुआ। आप सोच रही होंगी कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो हमारी जीने की इच्छा खत्म हो गई थी, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है जिसके लिए हम जिए, इसलिए हमने मौत चुनी। मगर आपके अंदर आपकी आखिरी समय में भी जीने की इच्छा कायम थी, इसलिए महादेव ने आपको मेरा शरीर दिया है जीने के लिए, क्योंकि आपका शरीर उस ब्लास्ट में नष्ट हो गया था। हम आपके लिए बहुत खुश हैं, मगर हमें आपसे थोड़ी सी मदद चाहिए। क्या आप हमारी मदद करेंगी? तो कायनात उसे देखते हुए बोली, बिल्कुल, आपने हमें अपना शरीर देकर नया जीवन दिया है, तो हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। कायनात की बात पर अनाया की आत्मा मुस्कुराई और बोली, ज्यादा नहीं, बस हमने जो गलती नहीं की थी, आप बस वो सच सामने ला दीजिए ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके, वरना मैं मरने के बाद भी इसी आत्मग्लानि में रहूंगी कि मैं खुद को बेकसूर साबित नहीं कर पाई और ऐसे ही भटकती रहूंगी। तो कायनात बोली, कौन सा सच? तो अनाया बोली, आपको अभी सब कुछ समझ आ जाएगा। इतना बोलकर उसने अपना हाथ कायनात के सिर पर रख दिया। इसी के साथ कायनात को अपने सिर में तेज दर्द हुआ और उसके दिमाग में कुछ यादें धीरे धीरे चलने लगी। कुछ समय बाद उसे रियल अनाया की सारी यादें मिल गईं। कायनात ने झटके से आंखें खोली और उसकी आंखें लाल हो गई थीं, क्योंकि कायनात एक माफिया थी और पत्थर दिल भी। मगर अनाया के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए उसे अपने दिल में बहुत दर्द हुआ। उसने अनाया की आत्मा को देखा और उससे वादा करते हुए कहा, हम आपसे वादा करते हैं कि हम सच सामने लाकर रहेंगे और जिन लोगों की वजह से आपको तकलीफ हुई है उन लोगों को जीते जी नर्क के दर्शन कराएंगे। इस बात पर अनाया की आत्मा मुस्कुराई और बोली, अब हमारे जाने का समय हो गया है, और इसी के साथ वो गायब हो गई। कायनात ने अपने चेहरे को एक बार फिर आईने में देखा और एक खतरनाक स्माइल करते हुए बोली, बहुत हुआ मासूम बनकर, अब तुम सबकी मुलाकात मुझसे होगी। कायनात से, नो नो, कायनात नहीं, अनाया उर्फ बेहरमी क्वीन से। वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि किसी की भी रूह कांप जाए। फिर उसने हंसना बंद किया और वार्ड के अंदर चली गई और बेड पर जाकर लेट गई, क्योंकि उसे अभी भी बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। अभी उसे कुछ ही समय हुआ था कि किसी के अंदर आने की आहट सुनाई दी। वो अलर्ट हो गई और उसने आंखें खोलकर दरवाजे की ओर देखा। वहां 2 ओल्ड कपल खड़े थे जो आंखों में आंसू लिए उसे देख रहे थे और धीरे धीरे अनाया के करीब आने लगे। वो औरत और आदमी अनाया के पास आकर उसके गले लग गए। कायनात को किसी के ऐसे चिपकने से गुस्सा आता था, मगर अभी वो अनाया के शरीर में है तो उसे उन दोनों का गले लगाना सुकून दे रहा था। थोड़ी देर बाद वो उससे अलग हुए। वो बूढ़े आदमी जो अनाया के दादाजी थे, जिनका नाम रंजीत रायचंद था, और उनके साथ जो औरत थी वो थी राधिका रायचंद, यानी अनाया की दादी माँ। दोनों अलग होकर अनाया के माथे पर किस करते हैं और दादाजी बोलते हैं, कैसा है मेरा शैतान बच्चा? तो अनाया बिना भाव के बोली, मैं अब ठीक हूँ दादू। दादाजी अनाया को इतना शांत देखकर बहुत दुखी हुए और उनके दिल में एक टीस उठी, क्योंकि अनाया बहुत ही शैतान और बातूनी थी। दादी जी अनाया से बोली, बच्चा, अब तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? तो अनाया बोली, नहीं दादी माँ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तो दादाजी बोले, तो ठीक है, तब मैं तुम्हारे डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाता हूँ, फिर हम घर चलेंगे। तो अनाया बोली, नहीं दादू, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मैं अपने हॉस्टल जाना चाहती हूँ। अभी दादाजी कुछ बोलते उससे पहले ही दादी जी बोली, बिल्कुल नहीं, तुम घर चल रही हो और अब कोई बहस नहीं। अगर तुम घर नहीं आई हमारे साथ तो मैं सोचूंगी तुम हमें अपना नहीं मानती। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिसे देखकर अनाया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो उनके गले लगकर बोली, आप ऐसा मत कहिए दादी माँ, एक आप दोनों ही तो हो जो मेरा सच में अपना है। अनाया की बात सुनकर दोनों को बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि अनाया का भरा पूरा परिवार था, फिर भी उसे कभी परिवार का प्यार नहीं मिला। ऐसे ही शाम हो गई और अनाया को डिस्चार्ज मिल गया। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी रायचंद मेंशन के आगे रुकी। अब तक रात हो चुकी थी। अनाया और दादाजी ने बाहर ही डिनर कर लिया था, इसलिए वो सीधे अपने कमरे में चले गए और अनाया गेस्ट रूम में जाकर बेड पर लेट गई। वो कुछ सोचते सोचते नींद में चली गई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको ये चैप्टर और स्टोरी कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। अगली सुबह रायचंद मेंशन में अनाया की आंखें 5 बजे खुल गईं, तो वो उठकर बैठ गई और अपनी आदत के अनुसार उसने थोड़ा योगा किया और थोड़ा मेडिटेशन। फिर फ्रेश होने वॉशरूम में चली गई और बाथरूम पहनकर बाहर आ गई। उसके पास फिलहाल एक ही कपड़ा था, जो कि एक पिंक कलर की घुटनों तक की फ्रॉक थी। उसने वही पहन ली और अपने बैग से लिप बाम और सनस्क्रीन लगाकर बालों को सुखाकर एक पोनी बना ली। अभी वो बिल्कुल किसी डॉल की तरह प्यारी लग रही थी। उसने अपने सिर की पट्टी हटाकर एक बैंडेज लगा लिया था। उसने एक बार खुद को मिरर में देखा और बोली, अनाया, अगर मुझे सुंदरता में टक्कर दे सकता था तो वो तुम हो, पर अब तो ये शरीर मेरा है और अब मैं किसी के प्यार के लिए उसके पीछे पीछे नहीं भागूंगी, क्योंकि इस दुनिया में माँ बाप के अलावा कोई रिश्ता सच्चा नहीं होता। मगर अफसोस, तुम्हारा तो वो रिश्ता भी बस नाम का निकला, मगर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा बस इतना उसूल है, जो मुझे प्यार देगा मैं भी उसे प्यार दूंगी, और जो मुझसे बेवजह उलझेगा उसे जीते जी यमराज के दर्शन करने होंगे। फिर वो कमरे से बाहर चली गई।
और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। अभी सभी लोग लिविंग रूम में बैठे हुए थे। दादाजी और दादी जी भी सभी के साथ बैठे हुए थे। जैसे ही सबने अनाया को देखा तो शॉक हो गए, क्योंकि आज अनाया 7 साल बाद वापस आई थी। लास्ट टाइम वो जब 10 साल की थी तब अपने दादू दादी की सालगिरह में आई हुई थी, मगर तब भी सबने उसे नजरअंदाज कर दिया था, जिस वजह से उस दिन वो बहुत हर्ट हुई थी, क्योंकि उसने लाख दफा बोला कि उसने कुछ नहीं किया था, मगर फिर भी किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। और तो और उसकी सगी माँ ने उससे ऐसी बातें बोल दी थी जो कोई बाहर वाला भी नहीं बोलेगा। खैर, अनाया को देखकर सब खुश थे। भले ही वो लोग उससे नाराज थे, मगर कोई भी उससे नफरत नहीं करता था, सिवाय कुछ लोगों को छोड़कर। वो आपको आगे पता चल जाएगा। अनाया ने सबको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया और दादाजी दादी जी को प्यार से गालों पर किस कर दिया और प्यार से बोली, गुड मॉर्निंग बड़ी, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। दादाजी बोले, गुड मॉर्निंग शैतान बच्चे, और दादी जी बोली, गुड मॉर्निंग बच्चा। फिर वो भी उन दोनों के पास बैठ गई। सब लोगों ने सोचा कि अनाया पहले की तरह उनसे भी बात करेगी, मगर अफसोस उसने सबको ऐसे इग्नोर किया जैसे वो लोग हो ही नहीं। तो आओ जान लेते हैं रायचंद फैमिली के बारे में। दादाजी रंजीत रायचंद ये वैसे तो बहुत सख्त स्वभाव के हैं, मगर अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और उनसे डरते भी हैं। सबसे ज्यादा प्यार अपनी बड़ी पोती रूहानी और सबसे छोटी पोती अनाया यानी अपने शैतान बच्चे से करते हैं। दादी जी राधिका रायचंद ये स्वभाव से बहुत प्यारी है, मगर गुस्से में बहुत खतरनाक बन जाती हैं। ये अपनी बहुओं और परिवार से बहुत प्यार करती हैं, मगर सबसे ज्यादा प्यार अनाया से करती है, क्योंकि वो सबसे छोटी और शैतान है। बड़ा बेटा राघव रायचंद अनाया के बड़े पापा ये स्वभाव से बहुत मजाकिया है और एक जाने माने डॉक्टर हैं। ये अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और उनसे डरते भी हैं। अपने परिवार और सभी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। अनाया को भी बहुत प्यार करते हैं, मगर बचपन के उस एक्सीडेंट के बाद ये उससे नाराज रहने लगे। बड़ी बहू स्वाति रायचंद अनाया की बड़ी माँ ये स्वभाव से बहुत सख्त है, मगर अपने परिवार से बहुत प्यार करती हैं। ये भी सभी बच्चों से बहुत प्यार करती हैं और सबसे ज्यादा प्यार रूहानी और अनाया से करती हैं। ये अनाया से सबकी तरह नाराज नहीं है, क्योंकि इन्हें लगता है कि अनाया ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए ये उससे अब भी बहुत प्यार करती है, क्योंकि वो घर पर सबसे छोटी है। छोटा बेटा अश्विन रायचंद ये है अनाया के पापा, जो कि बहुत गुस्से वाले हैं। ये अपनी पत्नी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मगर अपनी पहली पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें अभी तक भूले नहीं है। ये अपने परिवार और बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। सबसे ज्यादा प्यार रूही और अनाया से करते हैं। अनाया के होने से पहले रूही ही घर में सबसे छोटी थी, मगर बचपन के एक्सीडेंट की वजह से ये भी अनाया से नाराज है। पहली पत्नी अमृता रायचंद ये है अश्विन जी की पहली पत्नी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इनके 3 बच्चे हैं, एक बेटा और 2 बेटियां। बेटा रिदम, बेटियां रूहानी और रूही। दूसरी पत्नी रिद्धि रायचंद ये है अश्विन जी की दूसरी पत्नी और हमारी अनाया की माँ। ये अपने परिवार से बहुत प्यार करती हैं और अपने सभी बच्चों से भी सबसे ज्यादा प्यार रूहानी से करती हैं, क्योंकि वो थोड़ी भोली भाली है। इन्होंने अनाया को खुद से दूर रखा, इसका कारण आगे पता चलेगा। ये अनाया से प्यार करती है, मगर कभी जताती नहीं। बचपन के एक्सीडेंट की वजह से ये अनाया से नाराज है और इन्होंने तथा अश्विन जी ने अनाया को 4 साल की उम्र में हॉस्टल भेज दिया था। स्वाति जी और राघव जी के 2 बच्चे हैं, ऋषभ रायचंद ये सभी बच्चों में सबसे बड़े हैं, उम्र 28 साल। ये अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और सख्त स्वभाव के हैं। अपने सभी भाई बहनों से प्यार करते हैं, मगर सब उनसे डरते हैं, रिदम और अनाया को छोड़कर। सबसे ज्यादा प्यार रूही और अनाया से करते हैं। इन्हें बचपन के एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं पता है। ये अपने भाई के साथ दुबई में रहते हैं और अपनी कंपनी चलाते हैं, जिसके 2 सीईओ हैं। रिधान रायचंद ये बहुत मजाकिया हैं, मगर गुस्से में बहुत खतरनाक। उम्र 26 साल, ये भी दुबई में रहते हैं। परिवार और भाई बहनों से बहुत प्यार करते हैं और सबसे ज्यादा प्यार रिदम और अनाया से करते हैं। इन्हें भी बचपन के एक्सीडेंट के बारे में नहीं पता। अश्विन जी के 4 बच्चे हैं। रिदम रायचंद ये अपने पापा की तरह स्वभाव वाले हैं, अपने परिवार और भाई बहनों से बहुत प्यार करते हैं। सबसे ज्यादा प्यार रूहानी और रिधान से करते हैं, क्योंकि रिधान इनके दोस्त जैसे हैं और रूहानी बहुत मासूम है। रूही और अनाया से भी प्यार करते हैं, मगर अब अनाया को पसंद नहीं करते। इन्हें लगता है कि अनाया बिगड़ गई है और रूहानी को हानि पहुंचाना चाहती है। उम्र 25 साल, ये अपने पापा के साथ बिजनेस संभालते हैं। रूहानी रायचंद ये है अश्विन जी की बड़ी बेटी, बहुत मासूम सरल स्वभाव की। ये किसी से बहस नहीं करती, अपने परिवार और खासकर अपनी नई माँ से बहुत प्यार करती है, भाई बहनों से बहुत प्यार करती है और अनाया तथा रूही दोनों को बराबर प्यार करती है। इसे लगता है कि अनाया कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसने परिवार को भी समझाया था, मगर रिद्धि जी ने कसम देकर चुप करवा दिया। उम्र 23 साल, रूही रायचंद ये है अश्विन जी की मंझली बेटी, बहुत मुंहफट और बेबाक, किसी से नहीं डरती सिवाय ऋषभ के। अपने दीदी और भाइयों से बहुत प्यार करती है। अनाया को पहले अच्छा मानती थी, मगर अब उसे पसंद नहीं करती। ये चाहती है कि अनाया कभी परिवार में वापस न आए। इसे लगता है कि अनाया रूहानी को नुकसान पहुंचाना चाहती है। उम्र 20 साल, अब बारी आती है हमारी हीरोइन की। अनाया रायचंद ये बहुत शैतान है, मगर इसका गुस्सा घर में सबसे खतरनाक है। ये अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी, मगर अब किसी से नहीं करती सिवाय दादाजी दादी जी के। बचपन के एक्सीडेंट की वजह से सब लोग इसे गलत समझते हैं, मगर सच्चाई कुछ और है। ये बहुत खूबसूरत और मासूम चेहरा रखती है, मगर अंदर से बहुत खतरनाक है। इसके कई सीक्रेट्स हैं जो आगे पता चलेंगे। उम्र 17 साल, अश्विन और राघव जी की एक बहन भी है, जो कि उनकी मासी की बेटी है, मगर बाद में राधिका जी ने गोद ले लिया था। उनका नाम महिमा शर्मा है। वैसे तो वो अपने भाई और माँ पापा से प्यार करती हैं और अपने भतीजे भतीजियों से भी, मगर रिद्धि जी और अनाया से सख्त नफरत करती है। ये क्यों है ये आगे पता चलेगा। अनायास को ये पहले अच्छा मानती थी, मगर अब उससे भी नफरत करती है। महिमा जी के पति महेश शर्मा बहुत अच्छे इंसान हैं, अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और उनसे डरते भी हैं। इनके 2 बच्चे हैं, मोनिका शर्मा बहुत घमंडी और लालची लड़की, मगर परिवार और अनाया के परिवार के सामने संस्कारी बनती है। रूहानी और उसके भाई बहनों से नफरत करती है। सबसे ज्यादा नफरत अनाया से करती है, क्योंकि वो उससे ज्यादा सुंदर है और किसी से नहीं डरती। बचपन के इंसिडेंट में इसका बहुत बड़ा हाथ है, जो आगे पता चलेगा। उम्र 24 साल, मोहित शर्मा ये बहुत अच्छे इंसान है, अपने पापा के साथ बिजनेस संभालते हैं, अपने परिवार और अनाया के परिवार से बहुत प्यार करते हैं। अनाया से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और उसे बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं।
अपनी बहन से भी बहुत प्यार करते हैं और बाकी भाई बहनों से भी, मगर अनाया से थोड़ा ज्यादा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको यह चैप्टर और स्टोरी कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। अनाया अपने दादू दादी के साथ बहुत खुशी से बात कर रही थी और उसने किसी से भी कुछ बोलने की जहमत नहीं उठाई। रिद्धि जी को आज अनाया बदली बदली लग रही थी और सबका भी यही हाल था। रूहानी बहुत प्यार से अनाया को देख रही थी, मगर उसने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अनाया के आस पास से बहुत पावरफुल ऑनरा निकल रहा था, जिससे कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। अनाया के दादाजी बोले, शैतान बच्चा, चलो नाश्ता कर लो, फिर मेडिसिन भी लेनी है। जैसे ही सबने यह बात सुनी तो सबकी नजर दादाजी की ओर चली गई, मगर दादाजी ने किसी को कुछ नहीं बताया और अनाया और राधिका जी के साथ डाइनिंग टेबल की तरफ चले गए। मगर सबके दिलों में तरह तरह के ख्याल आने लगे कि आखिर अनाया को क्या हुआ है। तो अश्विन जी बोले, इस बारे में पापा से बाद में बात करेंगे, अभी चलो सब लोग नाश्ता कर लो। सभी लोग नाश्ते के लिए बैठ गए, सभी को खाना परोसा गया, सब अपना अपना खाना खाने लगे। मगर अनाया एक टक खाने को घूर रही थी, क्योंकि अभी उसे सिंपल खाना खाने को कहा गया था, जैसे कि खिचड़ी। मगर खाने की टेबल पर खिचड़ी नहीं थी। दादाजी ने जैसे ही देखा कि अनाया खाना नहीं खा रही तो वो उससे पूछने लगे, क्या हुआ शैतान बच्चे, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? इस पर अनाया बोली, बड़ी, मैं क्या खाऊं, क्या आपने खिचड़ी नहीं बनवाई? अब जाकर दादाजी को ख्याल आया कि टेबल पर तो खिचड़ी रखी ही नहीं है, तो उन्होंने सवालिया निगाहों से अपने घर की पुरानी और सबकी हेड नौकरानी सरिता की ओर देखा। वो थोड़ा डरते हुए बोली, बड़े मालिक, मैं खिचड़ी बना रही थी, मगर रिद्धि मैम बोली कि वो खिचड़ी बना देंगी, मैं गाजर का हलवा बना दूं, क्योंकि रूही बेबी को हलवा खाना था। अब सबकी नजरें रिद्धि जी की ओर चली गई। दादाजी बोले, रिद्धि बहू, कहाँ है खिचड़ी? तो रिद्धि जी सिर झुकाकर बोली, पापा, वो मैं खिचड़ी बना रही थी, मगर अश्विन जी ने मुझे बुला लिया था, जिसकी वजह से मेरे दिमाग से निकल गया। सभी हैरानी से रिद्धि को देखने लगे। रिद्धि जी बोली, मैं अभी खिचड़ी बना देती हूँ। और वो जैसे ही जाने को हुई, पीछे से अनाया की ठंडी आवाज आई, मिसेस रायचंद, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद खिचड़ी बना लूंगी। वो क्या है ना, मुझे इतने केयर की आदत नहीं है, वैसे भी मैं यहाँ थोड़े दिन के लिए ही हूँ, फिर तो मुझे खुद ही खाना बनाना है, तो आप मत बनाइए। इतना बोलकर वो किचन की ओर चली गई। वहीं सब हैरानी से अनाया की पीठ को देख रहे थे, क्योंकि अनाया ने रिद्धि जी को मम्मा की जगह मिसेस रायचंद कहकर बुलाया था। तभी दादी जी गुस्से से बोली, रिद्धि बहू, क्या अब आपको बातें याद रखने में परेशानी हो रही है? अगर आपको भूलना ही था तो आप सरिता को ही खिचड़ी बनाने देती। अभी तो मेरी बच्ची कोमा से उठी है और सिर्फ तुम्हारी लापरवाही की वजह से उसे खुद खाना बनाना पड़ रहा है। हम उसे यहाँ इसलिए लाए ताकि वो थोड़ा अपना ध्यान रख पाए। हाँ, माना तुम उसे अपनी बेटी नहीं मानती, मगर जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक उसको कोई टेंशन मत देना, और आज के बाद तुम्हें उसका कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, तुम उससे दूर रहना। रिद्धि जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने गुस्से में बोला था कि वो अनाया को अपनी बेटी नहीं मानती, मगर आज जब वही बात दादी जी ने बोली तो उनके दिल में एक टीस उठी। अभी दादाजी या दादी जी खाना छोड़कर जाते, इतने में अनाया किचन से खिचड़ी बनाकर ले आई, जिसकी महक पूरे डाइनिंग टेबल पर फैल गई। अनाया बोली, आप दोनों बिना नाश्ता किए कहाँ जा रहे हैं? चलिए बैठिए और आप दोनों मेरी स्पेशल खिचड़ी टेस्ट करके बताइए कि कैसी बनी है। वो दोनों के प्लेट में खिचड़ी डालकर खुद भी खाने लगी। बाकी लोग भी वो खिचड़ी खाना चाहते थे, इसलिए रूहानी ने प्यार से बोला, अना, क्या मुझे भी तुम थोड़ी सी खिचड़ी दे सकती हो? तो अनाया ने एक नजर रूहानी को देखा और खिचड़ी निकालकर जैसे ही उसके प्लेट में डालने को हुई, उसका हाथ रुक गया और वो अपने हाथ को पीछे खींच लेती है। रूहानी जल्दी से बोली, अना, क्या हुआ, डालो ना खिचड़ी, रुक क्यों गई? तो अनाया बोली, सॉरी मिस रायचंद, मैं आपको ये खिचड़ी नहीं दे सकती। अगर इसमें मैंने जहर मिलाया हो और आपको कुछ हो गया तो फिर एक बार मैं सबकी नजरों में गिर जाऊंगी। हालांकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं किसी की जान लेकर जेल नहीं जाना चाहती, इसलिए आप खाना खाइए। ये खिचड़ी वैसे भी मैंने खुद के लिए बनाई है, अगर इसमें जहर भी होगा तो सिर्फ मेरी मौत होगी, जिससे किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, मगर आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली मुझे जेल डाल देगी, और मुझे जेल नहीं जाना, क्योंकि अभी तो मुझे कोलाज लाइफ भी एंजॉय करनी है। इतना बोलकर वो चुपचाप अपना नाश्ता करने लगी। वहीं उसकी बातें सुनकर सबको वो दिन याद आ गया जब अनाया ने खाना बनाया था, क्योंकि जब अनाया 10 साल की थी तब तक उसने खाना बनाना सीख लिया था। रिद्धि जी ने सजा के तौर पर उसे मैस का खाना न देने के लिए बोला था, जिसकी वजह से अनाया बहुत अच्छा खाना बनाने लगी थी। इसी वजह से जब वो केवल 10 साल की थी तो उसने अपने परिवार के लिए बहुत प्यार से सबकी पसंद का खाना बनाया था, मगर दादाजी और दादी जी के अलावा सभी ने उस खाने को छुआ तक नहीं था और अनाया को बहुत सुनाया था। यहाँ तक कि उस छोटी बच्ची से इतना तक बोल दिया था कि जरूर तुमने अपने जलन के चलते इसमें जहर मिलाया होगा ताकि कोई ना बचे और तुम यहाँ की मालकिन बन जाओ। मगर तब अनाया ने रोते हुए कहा था कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया और सभी डिशेस को खुद टेस्ट किया था, मगर तब भी इन लोगों ने उससे ये बोला कि हम तुम्हारे हाथ का पानी तक नहीं पिएंगे, खाना तो बहुत दूर की बात है। तब उस मासूम के दिल में एक टीस उठी थी और फिर वो कभी वापस रायचंद मेंशन नहीं आई और किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा सिवाय दादाजी और दादी जी के। आज ये सब याद करके उन्हें अपने के पर बहुत पछतावा हो रहा था, मगर अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। वही हाल रायचंद फैमिली का भी था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसीलिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको यह चैप्टर और स्टोरी कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। दादू और दादी जी के अलावा, क्योंकि तब सबने उन्हें ये कहकर चुप करा दिया था कि आप अगर उसकी गलत बातों में भी सपोर्ट करोगे तो वो और बिगड़ जाएगी। रिदम ये बातें सोच रहा था और उसे अपने बोले गए शब्दों पर बहुत पछतावा हो रहा था, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। ऐसे ही सबने अपना अपना नाश्ता किया और अपने अपने कामों में चले गए। रूहानी और रूही कोलाज चले गए और सभी आदमी दादाजी के अलावा ऑफिस चले गए। राघव जी अपने अस्पताल और रिद्धि जी घर पर ही थी। अनाया की बड़ी माँ अभी घर पर नहीं थी।
वो अपने मायके गई हुई थी। अनाया भी अपने कमरे में चली गई और कुछ समय बाद अपने दादू दादी से बताकर मेंशन से बाहर चली गई। वो वहां से एक टैक्सी में बैठी और ड्राइवर से बोली कि उसे हेवन मॉल के आगे छोड़ दे। थोड़ी देर बाद वो मॉल में पहुंच गई और उसने अपने लिए एक ब्लैक टक्सीडो खरीद लिया, उसी के साथ एक ब्लैक मास्क और ब्लैक पर्स। इस ब्लैक सूट में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और उसकी वो ब्लू आईज जो कायनात की तरह थी, उनमें एक अलग ही लेवल की कोल्डनेस और कॉन्फिडेंस भरा हुआ था। उसने अपने लिए एक फोन खरीदा और अपनी पुरानी सिम को ही एक्टिवेट कराकर किसी नंबर पर कॉल करके अपने लिए एक कार मंगवा ली। कुछ समय बाद अनाया के सामने एक बैटरी आकर रुकी और ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी का पीछे का डोर खोल दिया। अनाया अपने कोल्ड ऑनर के साथ गाड़ी में बैठ गई और उसकी गाड़ी हवा से बातें करने लगी। कुछ समय बाद उसकी गाड़ी एक बहुत सुंदर और बड़ी बिल्डिंग के आगे रुकी। ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी का गेट खोला और अनाया गाड़ी से उतरकर उस बिल्डिंग के अंदर चली गई। जैसे ही उसने ऑफिस में कदम रखा, सभी लोगों ने जल्दी से उसे ग्रीट किया। उसने सबको एक नजर देखा और अपने लिफ्ट में चली गई। उसके जाने के बाद सबने चैन की सांस ली और अपने अपने कामों में लग गए, क्योंकि अगर काम में जरा सी भी लापरवाही हुई तो उन्हें इस बेरहम क्वीन की बेरहमी से कोई नहीं बचा पाएगा। अनाया 50 फ्लोर पर आकर रुकी और लिफ्ट से उतरकर सीधे अपने केबिन में चली गई। वो अपनी चेयर पर आंखें बंद करके बैठ गई। कुछ समय बाद बाहर से नॉक की आवाज आई तो अनाया ने अपनी बॉसी टोन और बेहद ठंडे लहजे में बोला, कम इन। अनाया का असिस्टेंट ईशान कपूर अंदर आया और अपनी बॉस को ग्रीट करके बोला, मैम अभी कुछ देर बाद आपकी मीटिंग है। सभी डिपार्टमेंट हेड्स के साथ। अनाया ने बस हम कहा और ईशान बाहर चला गया। बाहर आकर बोला, ये बॉस के पास तो जैसे शब्द ही नहीं है, इतने कम शब्द यूज करती हैं। इतना बोलकर वो भी चला गया। कुछ समय बाद अनाया मीटिंग रूम में दाखिल हुई। सभी लोग पहले से वहां मौजूद थे। जैसे ही अनाया वहां पहुंची, सभी ने उसे ग्रीट किया। अनाया के बैठने के बाद सब अपनी सीटों पर बैठ गए और मीटिंग शुरू हो गई। मीटिंग लगभग 2 घंटे चली। उसके बाद अनाया ने अपने असिस्टेंट को कुछ इशारा किया और मीटिंग रूम से निकल गई। इधर ईशान ने सभी की तारीफ करते हुए कहा, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बॉस की गैर मौजूदगी में भी इतना अच्छा काम किया, इसलिए आप लोगों को बोनस दिया जाएगा। आगे भी ऐसे ही मेहनत करते रहिए। इतना बोलकर वो भी वहां से चला गया। सभी लोग बहुत खुश हुए और खुशी खुशी अपने कामों में लग गए। अनाया अपने केबिन में आकर ईशान से कुछ फाइलें मंगवाती है। ये फाइलें कंपनी की प्रोग्रेस रिपोर्ट थी, क्योंकि अनाया पुनर्जन्म के बाद या उससे पहले भी पूरे 1 महीने बाद अपने ऑफिस आई थी। ईशान फाइलें अनाया की डेस्क पर रखकर उसके लिए खाना लेने चला गया। अनाया ने थोड़ी ही देर में सारी फाइलें चेक की और वो काफी सेटिस्फाइड थी, क्योंकि उसकी गैर मौजूदगी में भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया था और उन्हें कोई लॉस नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद खाना आ गया, क्योंकि अनाया ने अपने कोमा में जाने की बात ईशान को बता दी थी और अपने लिए सादी खिचड़ी मंगाने को बोला था। कुछ समय बाद लंच आ गया और अनाया ने अपना लंच और दवाइयां खा ली। फिर सोफे पर टिककर रेस्ट करने लगी, क्योंकि उसका काम पूरा हो गया था। ऐसे ही शाम हो गई। अनाया ने ईशान को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर कहा कि अब वो शायद कुछ दिन ऑफिस ना आए तो सारी मीटिंग्स वही हैंडल करे। अनाया बिल्डिंग से बाहर आई और गाड़ी में बैठकर ड्राइवर से बोली, अपने मेंशन चलो। वो मेंशन कायनात का खुद का था, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। मेंशन के अंदर जाकर उसने कपड़े बदले, सूटकेस और कुछ जरूरी चीजें पैक की और फिर गाड़ी में बैठकर बोली, रायचंद मेंशन चलो। थोड़ी देर बाद गाड़ी रायचंद मेंशन के बाहर आकर रुकी। अनाया अपना सामान लेकर अंदर चली गई, मगर जब वो अंदर गई तो देखा एक मिडिल एज औरत और एक लड़की लिविंग रूम में बैठे हुए हैं और बाकी फैमिली मेंबर्स भी वहीं मौजूद हैं, सिवाय रिदम के, क्योंकि उसकी एक जरूरी मीटिंग थी। जैसे ही अनाया अंदर आई, दादाजी बोले, आ गया शैतान बच्चा। तो अनाया बोली, हाँ बड़ी, आ गई, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, थोड़ा थक गई हूँ। जैसे ही वो ऊपर जाने लगी, किसी की तीखी आवाज उसके कानों में गूंजी। वो थी उसकी बुआ की। वैसे तो बुआ अच्छी थी, मगर अब अनाया से काफी चिढ़ती थी। बुआ जी बोली, आ गई महारानी, कहाँ से आ रही हो इतनी रात को? सुना है तबीयत खराब थी, अब कैसी तबीयत है? अनाया ने बिना भाव के कहा, ठीक है अब पहले से। तो बुआ जी बोली, जब अभी तुम ठीक से ठीक नहीं हुई हो तो बाहर क्यों घूम रही हो? क्या तुम्हारे पापा के पास इतना पैसा है कि तुम जानबूझकर ठीक नहीं होना चाहती, जिससे उनके पैसे इलाज में लगे? उनकी बातें किसी को भी पसंद नहीं आई। दादी जी कुछ बोलने को हुई, तभी अनाया की आवाज गूंजी, मिसेस शर्मा, सबसे पहली बात तो मैं घूम नहीं रही थी, मैं अपने लिए अपार्टमेंट ढूंढ रही थी ताकि थोड़ा ठीक होने के बाद वहाँ शिफ्ट हो जाऊं। और मेरे पास कपड़े नहीं थे जब मैं यहाँ आई, तो अपने कपड़े मैंने अपनी दोस्त के घर रखे थे, वहीं लेने गई थी। और क्या कहा आपने कि मैं आपके भाई के पैसे खर्च कर रही हूँ? तो मैं आपको बता दूं, मेरे इलाज के पैसे मैंने खुद ही पे किए हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो दादाजी से पूछ लीजिए। और हाँ, एक बात और, मैंने आपके भाई के जितने भी पैसे बचपन या उसके बाद खर्च किए, वो सब आपके भाई को वापस कर दिए हैं। तो आप किस बेस पर मुझे ये सब बोल रही हैं? सभी लोग हैरान होकर अनाया को देखने लगे। उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था, मगर दादाजी और दादी जी के चेहरे पर एक प्राउड भरी स्माइल आ गई। बुआ जी बोली, ये क्या लगा रखा है मिसेस शर्मा? हाँ, मैं तुम्हारी बुआ हूँ, तुम मुझे बुआ क्यों नहीं बोल रही हो? तुम पहले से भी ज्यादा बदतमीज हो गई हो। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखाया है कि अपने से बड़ों से बदतमीजी करना? इतना बोलकर उन्होंने नफरत से रिद्धि जी को देखा, जिन्होंने सिर झुका लिया था। इस पर अनाया उन्हें देखती है, फिर अचानक हंसने लगती है, फिर अचानक हंसना बंद कर देती है और चेहरा कठोर बनाकर बोलती है, मिसेस शर्मा, क्या आप अपनी कही हुई बात भूल गई? वो आप नहीं थी जिन्होंने कहा था कि आपका मुझसे कोई रिश्ता नहीं है और मैं आपको बुआ ना बोलूं? बुआ जी चुप हो गई, क्योंकि ये सच था। उन्होंने गुस्से में ऐसा कहा था, मगर अंदर से अब भी अनाया को अपनी भतीजी मानती थी। अनाया आगे बोली, हमें तो और रही बात मेरी माँ के मुझे तमीज सिखाने की, तो वो क्या है ना, मेरा कोई माँ बाप नहीं है। मैं जब 4 साल की थी तभी वो मुझे छोड़कर जा चुके थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है, मैं अनाथ हूँ। दादाजी और दादी जी के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जैसे ही अनाया ने ये कहा, सबके दिल में दर्द हुआ और सबकी आंखें नम हो गईं। रिद्धि जी और अश्विन जी की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी बुआ जी गुस्से से बोली, अनाया, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारे माँ बाप ये रहे। उन्होंने रिद्धि जी और अश्विन जी की ओर इशारा किया। अनाया के चेहरे पर एक कड़वी सी मुस्कान तैर गई और वो बोली, मिसेस शर्मा, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। ये मेरे माँ बाप नहीं है, ये रूहानी, रूही और मिस्टर रिदम के माँ बाप हैं। और मेरे माँ बाप मेरे 4 साल के होने पर ही गुजर गए थे।
इतना कहकर वो बिना किसी का जवाब सुने गेस्ट रूम में चली गई। वहीं उसकी बात सुनकर सबके दिल में दर्द हुआ और सबकी आंखें नम हो गईं। मगर कोई ऐसा भी था जो बहुत खुश था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दें।